नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया। ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। उसी कार्य को सी द्वारा अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या होगी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सवाल में कहा गया है ए, बी और सी 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं और 4 दिन तक सी ने कार्य किया है। तो 4 दिन का कार्य अगर हम निकाल लें तो हमें कुछ पता चलेगा। तो ए, बी तथा सी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य ये आपका हो जाएगा 4/24। इससे आपका 4 दिन का कार्य आएगा, ये हो जाएगा, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब कार्य कितना बचा? अब 1 से अगर हम 1/6 घटा देते हैं तो ये कार्य आ जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ये दोस्तों अब शेष कार्य है। 4 दिनों में किया गया कार्य ये है और अब ये कार्य बचा हुआ है शेष। तो ए और बी एक दिन में कार्य कितना करेंगे? ए और बी कार्य करेंगे, ए तथा बी, ए और प्लस बी लिख लेते हैं। ए प्लस बी का किया गया कार्य कितना है? 30 दिनों तक उन्होंने इसी कार्य को किया। तो ये हम इससे गुणा कर देते हैं। तो ये 5 छक्के 30 और ये आपका 36 आ जाएगा। ये ए और बी द्वारा 30 दिन में किया गया कार्य है। सी द्वारा किया गया कार्य 1/24 से हम 1/36 जब निकाल देंगे तो ये आएगा, इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 72 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/72। ये सी द्वारा किया गया कार्य आया। तो सी उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, 700 रुपये 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक्स खरीदी जाती हैं और 500 रुपये में 11 नोटबुक के भाव से बेची जाती हैं। 450 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी नोटबुक बेची जानी चाहिए? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ से अगर हम एक नोटबुक का क्रय मूल्य निकालें तो हो जाएगा 700/16। 700 नोटबुक हैं, 700 रुपये में 16 नोटबुक हैं। तो यहाँ से इसको भाग कर देंगे तो ये हमारा एक नोटबुक का आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500/11। ये दोस्तों हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। एक नोटबुक पर लाभ हमें मिल जाएगा अगर हम इसको घटा देते हैं। तो 500 से 11, 500/11 माइनस 700/16। अब इसको दोस्तों हल करते हैं। तो ये दोस्तों इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये सीधे यही एलसीएम इसका आएगा और यहाँ पे जब गुणा भाग करेंगे तो ये 8000 माइनस 7700। ये दोस्तों, और इसको जब दोस्तों हम हल करेंगे तो यहाँ से नोटबुक की अगर हम संख्या निकालें 11 इंटू, उसको दोस्तों पलट देते हैं, 11 इंटू 16 इंटू 450 बटे 300।
तो ये दोस्तों हल करने पर आ जाएगा 264। ये आप हल करके देख लीजिएगा, यही आएगा। और 264 हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 110 रुपये प्रति मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरीदा। इसके 75% हिस्से को 6% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे उसकी लागत पर 10% लाभ प्राप्त हुआ हो तो उसने बचे हुए कपड़े को कितने प्रतिशत पर बेचा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 80 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? 110 रुपये मीटर कपड़ा है, तो इसको हम 80 मीटर से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा टोटल रुपये आ जाएंगे, यानी 110 इंटू 80। ये दोस्तों आ जाएगा 11 × 8 = 88 और ये 2 0 8800 आ जाएगा। और दोस्तों कह रहा है 10% लाभ प्राप्त हुआ हो तो कपड़े का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से दोस्तों 8800 का 10% यानी 110% हम निकाल लेते हैं। दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए आपको प्रतिशत में हमने बताया था, अगर 10% लाभ प्राप्त हुआ हो तो 100 में 10 जोड़कर तब प्रतिशत निकालते हैं, वही हमने दोस्तों यहाँ पर किया है, ये आपको मालूम होगा। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9680। तो अब दोस्तों इसमें 75% हिस्से को 6% लाभ पर बेचा गया है। 75% भाग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 75% भाग का विक्रय मूल्य हो जाएगा 75/100 इंटू 80 इंटू 100 और यहाँ दोस्तों लिख देते हैं इंटू 106/100। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6996 और 25% का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25% का आप दोनों को एक दूसरे, जो पहले निकाला था 100% का और ये हो गया 75% का, दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। तो पहले हमारा आया था 9680, इससे हम दोस्तों इसको घटा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2684। अब दोस्तों यहाँ से विक्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये दोस्तों आ जाएगा 25% चूँकि निकालना है तो 25/100% निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और 80 मीटर कपड़ा है इंटू 110% निकाला हुआ है, और इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो ये 2200 रुपये आ जाएगा। अब प्रतिशत लाभ क्या हुआ वो निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 2684 जो हमारा 25% पे आया था वो है, और ये 2200 जो अभी अभी आया इसको घटा देते हैं, और हमेशा लाभ जिस पर निकाला जा रहा है उस पर निकालते हैं, तो 2200 पे हम निकाल रहे हैं तो ये 2200 यहाँ आ जाएगा और इसकी टोटल की गुणा 100 से हो जाएगी। और जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 484/22 और इसको टोटल जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 22%। यही दोस्तों हमारा आंसर है और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 69,000 रुपये की राशि की एक भाग को 5% पर और शेष भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1359 था। 5% और 8% पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात क्या था? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना 5% पर उधार दी गई राशि x है, तो 8% राशि पर उधार दी गई राशि क्या हो जाएगी? 69,000 माइनस x कर दी जाएगी, ये 8% पर आ जाएगी, यानी 5% पर x है और 5% पर x है माना है, तो 8% पर क्या हो जाएगी? 69,000 माइनस x राशि है
5% पर उधार दी गई है और 3 वर्षों के लिए है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं और इसमें जोड़ देंगे 69,000 माइनस x ब्रैकेट बंद इंटू, यहाँ पे दोस्तों नीचे लिख देते हैं इंटू 8 इंटू 3, 8 वर्षों के लिए है और 8% है और 3 वर्षों के लिए है, और इसका भी परसेंटेज निकालते हैं तो हाँ बटे 100 कर देते हैं। और दोस्तों ये बराबर के है 1359 के। तो आइए अब यहाँ से दोस्तों x का मान निकालते हैं। तो हल करेंगे तो ये आएगा 15x प्लस 6900 इंटू 24 माइनस 24x, और ये बराबर के हो जाएगा 1359 और 00। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर 1,65,600 माइनस 1,35,900। इसको जब दोस्तों हल करेंगे आ जाएगा 9x बराबर 29,700 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, इसको जब 9 से भाग करेंगे तो ये 3300 आ जाएगा। अब यहाँ से अनुपात अगर हम इसका निकालें तो 3300 बटे में 3600 हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो ये 33 बटे ये 3336 के बराबर है। इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 11/12। यही 11:12 हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न है 15 संख्याओं का अनुपात 56 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 54.4 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 56.6 है। यदि 8वीं संख्या को घटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये अनुपात नहीं, यहाँ पे भी औसत ही होगा। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम 8वीं संख्या निकालते हैं। तो 8 संख्याओं का औसत दिया है, 8 संख्याओं का औसत है 54.4। इसमें प्लस करेंगे, अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 56.6, और इसमें से घटा देंगे 15 संख्याओं का, 15 और अनुपात है इनका 56, 435.2 प्लस जब 8 की 56.6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 452.2, और 15 की 56 से गुणा करते हैं तो 840 आता है, 840 आता है। तो ये हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 888 माइनस 840, ये आ जाएगा 48। तो अब यहाँ से शेष संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो 840 माइनस 48 ये जो आया है अभी बटे 14, ये 14 संख्याओं का औसत आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 56.57। यही दोस्तों हमारा आंसर है, और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल है अपनी सामान्य चाल की 75% चाल पर चलते हुए रघु अपने कार्यालय 80 मिनट देर से पहुंचता है। यही दूरी तय करने में उसको लगने वाला सामान्य समय कितना होगा? तो 75% उसकी चाल का हो जाएगा
75/100, ये 3/4 के हो जाएगा। तो यहाँ से समांतर कितना हो जाएगा, 3 4 -3 इंटू 80 मिनट है, 80 से गुणा कर देंगे। ये इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 80 से, और ये बटे में ये 4 से 1 जाएगा, 1 आएगा, और ये 80 से इसकी गुणा करेंगे। ये दोस्तों है मिनट में। अब दोस्तों घंटे में अगर हमें बताना है तो इसको 60 से भाग करना होगा। 60 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इकन्ना 3, 3 दूना 6, और ये 4 बार में कट जाएगा। ये 4 घंटा हमारा आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है, और ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 14.5 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कक्षा की सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों माना कक्षा में लड़कों की संख्या 5 से मान लेते हैं, तो माना लड़कों की संख्या 2k हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 3k हो जाएगी। तो सभी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार चलते हैं तो 2k इंटू औसत है इनका 14.5, और इसमें ऐड करेंगे 3k यानी लड़कियों की संख्या, और इनका औसत है 15, और बटे में दोनों को प्लस करके लिख देंगे, यानी 2k + 3k। ये दोस्तों हल करने पर आएगा 29k + 45, और बटे में हो जाएगा 5k। दोस्तों हो जाएगा 74/5, और इसको जो हल करेंगे ये ये आ जाएगा 14.8। यही दोस्तों हमारा आंसर है, और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी दोस्तों दी गई है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये दोस्तों तालिका दी गई है जिसमें कंपनी है ABCDE कंपनियां हैं। इसमें निर्मित इकाइयों की संख्या दी गई है और बेची गई इकाइयों की संख्या दी गई है। इस तालिका को देखें और प्रश्न आगे आने वाले हैं, इनको हल करना है। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं इसका। तो इस तालिका से संबंधित पहला प्रश्न है, यानी अब हमारा टोटल हमारा 9वां नंबर है प्रश्न का। कंपनी C और E द्वारा एक साथ निर्मित इकाइयों की संख्या तथा A और D द्वारा कंपनियों की संख्या का अनुपात होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 70 A और D द्वारा एक साथ दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पे एक साथ ये लिख गया है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर एक साथ बेची गई इकाइयों की संख्या का अनुपात बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों सारणी देखते हैं। C और E द्वारा एक साथ निर्मित इकाइयों की संख्या क्या है। C दोस्तों है ये, इसमें 36 निर्मित इकाइयाँ हैं, और E द्वारा कहा गया है, E द्वारा निर्मित इकाइयाँ हैं 54। तो एक साथ कहा गया है तो इनको जोड़ देते हैं, तो 36 और 54 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 90 आएगा। और आगे कह रहा है A और D एक द्वारा एक साथ बेची गई इकाइयों की संख्या का अनुपात। तो अब A और D का देखेंगे, तो A द्वारा बेची गई 30 इकाइयाँ हैं और D द्वारा बेची गई इकाइयाँ 36 हैं। तो इनको दोस्तों जोड़ेंगे, वो जब दोस्तों जोड़ेंगे तो ये 30 + 36 ये 66 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, वो हमारा 90 है और ये हमारा आया है 66। तो इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15:11। यही दोस्तों हमारा आंसर है, और ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कंपनी A, B और D द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत C द्वारा निर्मित इकाई की संख्या के बराबर है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। A, B और D द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या पहले निकाल लेते हैं हम। तो A द्वारा बेची गई हैं 30
बी द्वारा बेची गई हैं 32, डी द्वारा पूछा गया, डी द्वारा बेची गई हैं 36। तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस 32 प्लस 30, ये हो जाएगा 98। और सी द्वारा निर्मित इकाइयाँ की संख्या है, सी द्वारा निर्मित इकाइयाँ हैं 36, सी द्वारा निर्मित इकाइयाँ हैं 36। तो पूछा गया है कितना प्रतिशत ये होगा 98 का, तो 98 का x% निकाल लेते हैं। ये बराबर के है 36। तो इसको हल कर लेते हैं अब। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 100 और अपॉन में 98 आएगा। ये बराबर के x के आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 36.73। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों की उच्चतम प्रतिशत की बिक्री की? तो सबका दोस्तों परसेंटेज निकाल लेते हैं, यहाँ से यहीं पे निकाल लेते हैं वहाँ सवाल से पहले। तो ए द्वारा कितना परसेंट बेचा गया, तो 30 और ये 42% है। इसको 100 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 71.4%। और इधर हम बी निकाल लेते हैं। बी का निकालेंगे तो बी का दिया हुआ है 32 और 45 है, और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 71.1%। इसी प्रकार अब दोस्तों सी का निकालते हैं। तो सी का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26/36 इंटू 100। ये दोस्तों 72.2%। अब इसी प्रकार डी का दोस्तों निकालते हैं। तो डी का आ जाएगा 36/51 इंटू 100। तो ये दोस्तों आ जाएगा 70%, 70.5% आ जाएगा। दोस्तों जब हम ई का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 बिक्री करता है और 54 बनाते हैं, और इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 74%। तो उच्चतम की बात कही गई है, उच्चतम की बात पूछी गई है, तो ई ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ई ऑप्शन इसमें किसी में दिया नहीं है दोस्तों, ये गलत है। इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ई आंसर हमारा होगा। तो आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, x रुपए की राशि ए बी सी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 हो तथा बी और सी का हिस्सों का अनुपात 5:6 हो। यदि ए को सी से 1440 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो x का मान बताइए। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 के, ये देखिए दोस्तों, और बी अनुपात सी का अनुपात दिया हुआ है 5:6 के। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे 3:4 ये बराबर के हो जाएगा 3 × 5 अनुपात 4 × 5। तो ये दोस्तों हो जाएगा 15:20 के। और इसी प्रकार अब दोस्तों बी अनुपात सी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5:6, ये बराबर के हो जाएगा 5 × 4 अनुपात 6 × 4। ये दोस्तों हो जाएगा 20:24 के। यहाँ से अब ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 15:20:24। तो अब प्रश्न से लेंगे तो 24 के माइनस 15 के दोस्तों के हम मान एक्स दिया हो उसके जगह पर हम के मान लेते हैं। ये हो जाएगा 1440 के दिया हुआ प्रश्न में। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 के
बराबर 1440। तो अब यहाँ से के बराबर अगर हम निकालें तो 1440/9 और ये आ जाएगा 160। तो अब यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे 15K + 20K + 24K। ये दोस्तों आ जाएगा 59K। तो 59 की गुणा x, अब हमारा k का मान आया था 160। 59 की गुणा जब 160 से करते हैं तो ये दोस्तों आ जाएगा 9440। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों गुणनखंड का सवाल है। दोस्तों इसको आप स्वयं ही हल करिए, हम इसका सीधे आंसर बता देते हैं। ये दोस्तों आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.95। ये स्वयं आप हल करें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। सवाल है 44 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं जबकि पाई का मान 22/7 हो। गोलाकार गेंदों की संख्या, इसके लिए दोस्तों सूत्र हो जाता है घन का आयतन बटे गोले का आयतन। तो घन का आयतन त्रिज्या दी है और घन का आयतन होता है त्रिज्या का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और भुजा हमारी दी हुई है 44 सेंटीमीटर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया हुआ है 22/7 और आर 2 सेंटीमीटर की है तो इसके 2 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब होता है दोस्तों, स्क्वायर हम बोल गए थे, क्यूब होता है यहाँ पे। आइए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। ये दोस्तों हो जाएगा 44, 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि पावर 3 थी, और इंटू 3 जाएगा और 4/3 का 3 ऊपर चला जाएगा और 22/7 का 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 4 × 22 × 8 हो जाएगा। इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2541, 2541। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ, नहीं मैंने डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, मनीषा अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। मनीषा की आय की वृद्धि बतानी है। तो माना मनीषा की आय 100 रुपये थी और वो 16% बचाती है, तो 16% इसका निकाल लेते हैं तो 16 ही आ जाएगा। 16% यानी 16 रुपये वो बचाती है। तो यहाँ से दोस्तों व्यय कितना करती है ये बता सकते हैं। जब 100 से 16 आप घटाएंगे तो ये आपका 84 आ जाएगा। नई आय, अच्छा यहाँ से अब निकालें अगर हम, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम नई आय निकालें तो नई आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय है 100। 100 में अगर 20% जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा और बचत उसकी अभी भी 16 है, बचाती अभी भी वो 16 रुपये है। तो 120 से 16 जब हम घटाते हैं तो ये 104 आ जाता है। तो यहाँ से अब प्रतिशत में वृद्धि निकाल लेते हैं, यानी 104 रुपये अब बच रहे हैं उसके, और पहले वे करती थी 84 रुपये। तो यहाँ से 20 रुपये वृद्धि वाले ये आ गए, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं और 84 से भाग कर देते हैं क्योंकि 84 पर हमें निकालना है। ये दोस्तों आ जाएगा 23.8%। यही दोस्तों हमारा आंसर है और ये हमारे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 15,800 रुपये की धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवृद्धि करके की जाती है?
यानी ब्याज हमारा चक्रवृद्धि है। तो यहाँ से अगर हम n निकालें तो ये हो जाएगा 24/8। 2 वर्ष में 24 माह होते हैं और 8 माह के हिसाब से निकाला जा रहा है, यानी ये आ जाएगा 3। और दर निकालने के लिए तो अब दोस्तों यहाँ से दर अगर हम निकालें तो 9 है और ये 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे ये 6% आ जाएगी। नई दर हमारी 6% होगी। तो अब दोस्तों फार्मूला लेते हैं और सीधे सवाल लगाते हैं। फार्मूला हमारा आपको पता है, हमने कई बार बताया है। a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n होता है। तो p हमारा 15,800 दिया हुआ है और 1 + r अभी हमने निकाला 6 और 100 की पावर n थी, n और 3 उसका मान आया है। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। 15,800 इंटू इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये 106/100 आ जाएगा। की पावर है 3। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,818.052। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इसमें से 15,800 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,018.052। ये लगभग के दोस्तों ये इसको नगण्य कर दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। हर एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार के बीच अंतर कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों वस्तु है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। अब दोस्तों बाजार मूल्य को अगर हम x मान लें तो बाजार का मूल्य अब यहाँ पर हो जाएगा x का 125% निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाए इसको ये हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा। तो 5x/4 का 90% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125% में जब दोस्तों 10% की अब छूट देता है, यानी अब वो 90% पर बेच रहा है। तो यहाँ और ये कीमत दी हुई है 720 रुपये की। तो यहाँ से दोस्तों x हो जाएगा 720 × 4 × 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसको 100 से भाग करेंगे और अपान में आ जाएगा 90 × 5। दोस्तों इसको हल करेंगे, इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा 640। बाजार मूल्य दोस्तों अब क्या हो जाएगा 5 × 640 अपान 4, ये दोस्तों आ जाएगा 800। तो बाजार मूल्य माइनस क्रय मूल्य अब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 800 - 640 बराबर 160 रुपये। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है MN से 3 गुना अच्छा कारीगर है, एक साथ मिलकर 30 दिन में किसी कार्य का एक भाग पूरा करते हैं। M अकेले कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। M की दोस्तों यहाँ से अगर एक दिन के कार्य करने की हम क्षमता निकालें तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना है, तो की कार्य क्षमता हो जाएगी 3 इकाई प्रति दिन। और N की एक दिन की कार्य क्षमता अगर निकालें तो वो तो 1
माना ही गया है। तो दोनों साथ मिलकर जब करते हैं तो वो 4 दिनों में, तो m और n की एक दिन की कार्य करने की क्षमता अगर निकाली जाए तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी 4 इकाई प्रतिदिन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर कुल कार्य निकाला जाए तो 4 क्षमता है और 30 ये दोस्तों हो जाएगा अब 120 इकाई। m अकेले अब उसी कार्य को कैसे करेगा? 120 और 3 उसकी क्षमता है, यानी इसको हल करेंगे तो 40 दिन आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज कोणीय षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों षट्भुज का क्षेत्रफल होता है 6, क्योंकि 6 भुजाएं होते हैं, इंटू √3/4 और a²। तो यहाँ से दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो 6 इंटू √3/4 इंटू 14 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। इसको जब दोस्तों हल करेंगे आ जाएगा 294/3 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन में हमारे ये दिया हुआ है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 36 तथा 121 का माध्य अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका माध्य अनुपात निकालने के लिए 36 इंटू 121 कर देते हैं और इनका अंडर रूट कर देते हैं। ये दोस्तों फार्मूला होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो जब बाहर आएगा ये होता है दोस्तों 6 का स्क्वायर और ये होता है 11 का स्क्वायर। दोनों को दोस्तों गुणा कर देते हैं, ये हमारा 66 आ जाएगा। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने सवाल सही हुए ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।